नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्निफाई आईक्यू की यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम मेघना है और आज हम जानने वाले हैं कि पीएम मुद्रा योजना ने पिछले 10 सालों में कैसा काम किया है, किन ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये स्कीम चालू की गई थी और क्या इस स्कीम ने उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया है। यहाँ पर एस्पिरेंट्स और फ्यूचर ऑफिसर्स के लिए कुछ लेसन भी हैं कि जैसे उन्हें आगे जाकर स्कीम पॉलिसी मेकिंग, स्कीम इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो इस स्कीम से हम क्या सीख सकते हैं। एक छोटी सी बस्ती में एक महिला अपने घर के कोने में अगरबत्तियां बनाती थी। ये महिला इन अगरबत्तियों को उस दुकानदार के पास बेचती थी और उससे थोड़ी बहुत इसकी कमाई हो जाती थी। फिर एक दिन किसी ने इस महिला को एडवाइस दी कि तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो कि पीएम मुद्रा स्कीम के अंदर लोन मिलता है, उस लोन को तुम लो और अपने काम को थोड़ा और इम्प्रूव करो। बस फिर क्या था, इस महिला ने इस महिला ने मुद्रा लोन में जो शिशु कैटेगरी होती है उस लोन के लिए अप्लाई किया। इसने लोन लिया और नए मटेरियल्स खरीदे। अपने इस छोटी सी जगह में इसने एक नई रोलिंग मशीन लगाई, पैकेजिंग इंप्रूव कर ली। ठीक है, इस तरीके से ब्रांड बनाया, पैकेजिंग इंप्रूव कर ली और कुछ महिलाओं को काम पर भी रख लिया। ठीक है, उसकी ये सुगंधा अगरबत्ती जो है दिन पर दिन इतना ज्यादा बिकने लगी, फिर ऑनलाइन भी इसने सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो यही तो है यार आत्मनिर्भर भारत, कि बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जिनके पास आइडिया है, छोटे छोटे स्तर पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं, बट उनके पास फाइनेंसेस की कमी है और इन्हीं फाइनेंसेस को पूरा करने के लिए, इन लोगों को आगे बढ़ाने और उठाने के लिए पीएम मुद्रा स्कीम लॉन्च की गई। तो चलिए जानते हैं कि पीएम मुद्रा योजना है क्या। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन 8 ऑफ अप्रैल 2015। ऑब्जेक्टिव क्या था स्कीम का कि कोलेटरल फ्री इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट देना है टू नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस को। ओके, कोलेटरल फ्री का मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति बैंक के पास लोन लेने जाता है और उस व्यक्ति को एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास कुछ ना कुछ रखना होता है, फॉर एग्जाम्पल लैंड, घर के पेपर्स या गोल्ड, कि अगर कल को व्यक्ति बैंक को वो लोन वापस नहीं चुका पाता है तो बैंक इस एसेट को सीज कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहां हम बात करें कोलेटरल फ्री लोन्स की। इसका ये मतलब है कि द बोरोवर डज नॉट हैव टू प्लेज एनी एसेट टू गेट द लोन। अब ये कोलेटरल फ्री इस तरीके की स्कीम्स के अंदर रखने का ऑब्जेक्टिव ही होता है कि इंक्लूजन कर सके मार्जिनलाइज्ड एंड पुअर सेक्शन का, राइट। कि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस हैं, जैसे अगरबत्ती का वाला एग्जांपल ले लिया हमने, स्ट्रीट वेंडर्स हैं। अब उनके पास ऐसा एसेट तो है नहीं कि वो ऑफर करके लोन उठा सके, तो इस तरीके की जो स्कीम्स है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस क्रेडिट प्रोवाइड करना चाहती हैं। ये फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को भी इंकरेज करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आइडियाज हैं, स्किल्स हैं, ठीक है, बट उनके पास कहीं ना कहीं डर है कि उनके पास पैसा नहीं है। अगर वो इतनी छोटी सी प्रॉपर्टी को गिरवी रख देंगे तो बाद में इन फ्यूचर क्या होगा। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को भी कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है कि वो किसी तरीके से स्टार्ट कर सके। ठीक है, जो मनी लेंडर्स हैं पहले उन पे बहुत ज्यादा निर्भरता होती थी, क्योंकि लेकिन दिक्कत क्या थी, वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करते थे। और आपने मनी लेंडर्स का सिस्टम देखा ही होगा, कहीं ना कहीं आपने हिस्ट्री वगैरह पढ़ी है कि किस तरीके से बिहेव करते थे, क्या शर्तें होती थी उनकी। तो मुद्रा लोन क्या करता है, ऑफर करता है लो इंटरेस्ट रेट और सेफर क्रेडिट। इसलिए कोलेटरल फ्री लोन्स जो होते हैं हर गवर्नमेंट स्कीम में, इसकी अलग ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि ये जो स्कीम है वो क्यों स्टार्ट की गई, क्या ऑब्जेक्टिव था इसको स्टार्ट करने का उस टाइम पर। तो अगर हम बात करें 2015 से पहले की, तो ओवर 6 करोड़ एमएसएमईज थे और मोस्टली एमएसएमईज इसमें इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे थे, जिसके पास लिमिटेड या तो एक्सेस ही नहीं थी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेस की। वो डायरेक्टली मनी लेंडर से बोरो करते थे और इस चीज को कम करने के लिए इस तरीके की स्कीम स्टार्ट की गई। ठीक है, स्टार्ट करने की सोची गई। फिर ये क्या करना चाहती है, स्कीम फॉर्मलाइज करना चाहती थी माइक्रो फाइनेंसेस को और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी प्रमोट करना चाहती थी, क्योंकि इसका मुख्य मोटिव ही था कि फंड द अनफंडेड। ऐसे लोग जिनके पास फंडिंग नहीं है उनको भी हमें स्कीम के जरिए फंडिंग पहुंचानी है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का हमारे विजन ही था। प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि जो लोग छोटे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उन्हें कुछ बड़ा करने का मौका मिले। उन्होंने अपनी लॉन्च स्पीच में ही कहा था कि मुद्रा से सिर्फ पैसा नहीं मिलता है, एक पहचान भी मिलती है। इसलिए स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुई। अगर हम जानना चाहें कि स्ट्रक्चर किस तरीके से मुद्रा लोन्स का, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है।
स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग कैटेगरी ऑफ लोन्स होते हैं। सबसे पहले आता है शिशु कैटेगरी। इस लोन के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो अपना नया बिजनेस या स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं। इसमें 50,000 तक के लोन्स मिलते हैं अगर कोई भी बेनिफिशियरी इस कैटेगरी में अप्लाई करता है तो, ठीक है। और वो तभी अप्लाई कर सकता है जब वो कोई नया बिजनेस खोलने की सोच रहा है। फिर आती है सेकेंड कैटेगरी, किशोर लोन्स की कैटेगरी। तो इसमें 50,000 से लेकर 5 लाख तक के लोन्स मिलते हैं। अगर कोई अपने छोटे बिजनेस को एक्सपेंशन करना चाहता है उसका, तो वो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। थर्ड कैटेगरी इज तरुण कैटेगरी। इसमें 5 लाख से अप टू 10 लाख तक के लोन्स कवर हैं। और यहाँ पे अगर किसी का बिजनेस ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है बट उसको हायर कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, सो ही और शी कैन अप्लाई इन दिस कैटेगरी, थ्रू दिस कैटेगरी, ओके। इसके बाद एक और कैटेगरी क्रिएट की जाती है। तरुण कैटेगरी के अंदर ही तरुण प्लस कैटेगरी बनाई जाती है, जिसमें लिमिट क्या रख दी गई है कि अप टू 20 लाख भी आप लोन ले सकते हो। सो यहाँ पे 20 लाख की लिमिट क्यों क्रिएट की गई? इट इज डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर तरुण कैटेगरी हु हैव प्रीवियसली अवेल्ड अनसक्सेसफुली रिपेड लोन्स। अगर सपोज आप इस कैटेगरी में अप्लाई करते हो और इस कैटेगरी में जो भी आपने 7 लाख या 8 लाख जितना भी लोन लिया था वो आप सही समय पर चुका देते हैं, तो आप इस कैटेगरी के लिए भी बाद में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो लोन्स है वो कैसे कैसे ऑफर्स किए जाते हैं, तो आप कहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं एज अ बेनिफिशियरी? कमर्शियल या रीजनल रूरल बैंक्स पे अप्लाई कर सकते हैं। एनबीएफसीज में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं, वहां जाकर कोई भी बेनिफिशियरी अप्लाई करके इन लोन की एक्सेस पा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना है हमारे लिए कि अगर ये स्कीम इतने सालों तक चली है या चल रही है, तो 2015 से लेकर 2025 जो कि 10 साल पूरे हो चुके हैं स्कीम के, तो उसमें इसने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। ग्राउंड रियलिटीज क्या है स्कीम की, तो हम देखेंगे कि इसने 52+ करोड़ मुद्रा लोन्स दिए हैं। और यहाँ पर देखेंगे आप क्रेडिट सपोर्ट जो है इसने 32 लाख करोड़ का नियरली क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड किया है इतने सारे लोगों को लोन्स प्रोवाइड करने का। अगर हम देखें ये पूरा 52 को 100% सपोज कर लेते हैं, तो उसमें से जो 70% लोन है, लगभग 68 से 70%, वो विमेन बेनिफिशियरीज को मिले हैं। सो इससे विमेन एम्पावरमेंट किया गया है, ये तो साबित होता है, ठीक है। इसके बाद जो क्रेडिट नीड्स है वीकर सेक्शंस की, उसमें भी 50% ऑफ द लोन अकाउंट्स जो हैं वो SC ST और OBC कैटेगरीज को दिए गए हैं। तो ये काफी अपलिफ्टिंग स्कीम साबित हुई है। अगर हम ऑन ग्राउंड एग्जाम्पल देखें, क्योंकि एज अ सिविल सर्वेंट आपको पता होना चाहिए कि स्कीम ने कितने फायदे ग्राउंड में किए हैं जाकर, तो वाराणसी यूपी का एग्जाम्पल दिया है कि लोकल हैंडलूम वीवर्स ने अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड किया यूजिंग किशोर कैटेगरी ऑफ लोन्स, ठीक है, और वो एक्सपोर्ट्स भी करने लगा। नासिक महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो विमेन लेड पापड़ मेकिंग यूनिट्स हैं, काफी छोटे स्तर पे होती है ये यूनिट्स, और ये बेनिफिट उठाती हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो इस तरीके का स्कीम का बेनिफिट उठाकर कलेक्टिव एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं और आपस में जुड़े हुए लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम PIB से डेटा उठाएं तो PIB ने खुद स्कीम को काफी अप्रिशिएट किया है। इसमें अक्रॉस द कंट्री किस तरीके से लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है वो भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। कमलेश एक होम मेकर था दिल्ली में, और उसने अपने काम को एक्सपेंड किया, 3 अदर वुमेन को एम्प्लॉय किया और अपने चिल्ड्रन को, बच्चों को, ठीक है, कुछ अच्छे स्कूल में भेजा। तो ये काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है कि हायर एजुकेशन या अच्छी एजुकेशन मिलेगी एक बच्चे को सिर्फ इस स्कीम के जरिए, ठीक है। और बिंदु वो बिगेन विथ 50 ब्रूम्स अ डे, एक दिन में 50 झाड़ू बनाती थी, लेकिन नाउ उसकी एक यूनिट बन गई है जिसमें एक दिन में वो 500 झाड़ू बना पा रही है। तो ये काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है ना, काफी फाइनेंशियली काफी हेल्पफुल है। फिर अगर हम देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे इस स्कीम को रिकॉग्नाइज किया गया है, इस योजना को रिकॉग्नाइज किया गया है क्या? ऑब्वियसली IMF ने इसको खुद रिकॉग्नाइज किया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कंसिस्टेंटली एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है इन एक्सपेंडिंग फाइनेंशियल एक्सेस एंड प्रमोटिंग इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। फिर 2017 में इसने अगेन अप्रिशिएट किया इसकी कोलेटरल फ्री लोन्स वाली जो फीचर है, इस चीज को अप्रिशिएट किया गया 2019 में, 2023 में और 2024 में भी ये कहा गया कि ये एंटरप्रेन्योरशिप को एक पॉलिसी लेवल का एनवायरनमेंट देता है, जो आपको इससे सीखना चाहिए कि आगे इस तरीके की स्कीम्स जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगी और क्रेडिट एक्सेस में भी फॉर्मलाइजेशन क्रिएट करेंगी, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कुछ बेनिफिट्स भी होंगे ऑब्वियसली स्कीम के। तो अगर हम बेनिफिट्स, चैलेंजेस से पहले बेनिफिट्स की बात करें तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको दिखाई देते हैं? जो सेक्टर्स
ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनको बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंच रहा है? तो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, फूड प्रोसेसिंग, जो छोटे छोटे स्तर पे फूड प्रोसेसिंग की जा रही है, उनको अगर इस लोन से फायदा हुआ होगा तो वो एक अलग लेवल पे पहुंच गए होंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जो ब्यूटी सैलून्स है, सर्विस सेंटर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स, छोटी छोटी दुकानें, तो ये सारे सेक्टर्स बेनिफिट हुए। लेकिन इसके सामने स्कीम के कुछ चैलेंजेस भी, ऑब्वियसली हर स्कीम के कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, हर चीज के चैलेंजेस होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इन चैलेंजेस की भी, और एक दो बेनिफिट्स और आप देख लीजिए पहले तो, कि जॉब क्रिएशन करने में हेल्पफुल है। ठीक है, डिजिटल पेमेंट्स वाली चीज बहुत अच्छी है, कि आप छोटे छोटे स्तर पर जाकर देखेंगे यूपीआई आईडीज, है ना, ठेले वालों के पास अपनी है। ये चीज मुझे भी बहुत अट्रैक्टिव लगी थी, बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली चीज है ये, कि उन छोटे स्तर पर जिनको नहीं पता डिजिटल पेमेंट्स क्या होती हैं, बट उनके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिला कि उनके पास भी यूपीआई स्कैनर्स हैं। ठीक है, तो ये काफी बढ़िया चीज है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहा है, तो बहुत ही अच्छी चीज है। इसके सामने अगर आप चैलेंजेस देखेंगे तो एनपीए का प्रॉब्लम आ जाता है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोन चुका देंगे, बट कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोन नहीं चुकाएंगे, तो बैंक के एनपीएस इंक्रीज होते हैं। अवेयरनेस उतनी ज्यादा नहीं है लोन्स को लेने के लिए अमंग द रूरल पॉपुलेशन, रिमोट एरियाज, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनमें अवेयरनेस कम है। फिर हैंड होल्डिंग सपोर्ट नीडेड बियॉन्ड डिस्पर्सल, है ना, डिस्बर्सल कर दिया आपने लोन का, इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं, मार्केटिंग सिखाना है, डिजिटल लिटरेसी सिखानी है लोगों को, तो ये स्किल गैप्स दिखाई देते हैं स्कीम के अंदर। मॉनिटरिंग एंड रिपेमेंट ट्रैकिंग इश्यूज हैं इनफॉर्मल ऑपरेशंस के कारण, तो ये सारी इसके चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो ये सारा हमने स्कीम के थ्रू देखा, बट एक सिविल सर्वेंट के लिए, है ना, सिविल सर्वेंट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, लेसन्स क्या उसे सीखने होते हैं स्कीम के जरिए, तो वो भी हम देखना चाहेंगे क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं एज अ फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर आपको स्कीम इंप्लीमेंटेशन करनी है, पॉलिसी मेकिंग करनी है। तो अगर आपको पॉलिसी मेकिंग करनी है तो आप इस स्कीम से जो 10 सालों तक चली है उससे काफी सारे लेसन्स ले सकते हैं। सबसे पहली चीज कि अगर आप कोई पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं, तो वो जो पॉलिसी है वो इंक्लूसिव होनी चाहिए। जैसे कि स्कीम में किया कि सारे सेक्शंस को इंक्लूड करना चाहा इसने, ऑब्वियसली किया भी, मींस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको लास्ट माइल नीड्स को केटर करना है। ठीक है, अब इस तरीके की दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी फाइनेंशियल स्कीम्स हैं उसमें स्किलिंग का और मेंटरिंग सपोर्ट का भी इंटीग्रेशन होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि आपने पैसा बांट दिया है, हो गया, आपका काम था पैसा पहुंचाना, नहीं। एट द सेम टाइम आपको ये भी इंश्योर करना है कि क्या उस सही पैसे का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको डेटा से भी मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है, एक डीएम का काम क्या होता है कि वो अलग अलग डेटा कलेक्ट करे, ठीक है, उस डेटा को एनालाइज करे कि कितने लोगों तक पहुंचा है, कहां तक इसकी रीच है, तो ये सब भी आपका काम रहेगा। ये लेसन आप इससे ले सकते हैं अगर आपको पॉलिसी डिजाइन करना है। इसके बाद आप सिंपल कैटेगराइजेशन सीख सकते हैं कि हमें लोगों को कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं हाथ में पकड़ानी है, उनको जितना ज्यादा सिंप्लिसिटी के साथ चीजें दोगे उतना ज्यादा वो उसको एक्सेस करने में सफल रह पाएंगे। ठीक है, तो ये इफेक्टिव है। इसके बाद अगर आपको कोई स्कीम इंप्लीमेंट करनी है ग्राउंड लेवल पे जाके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिसेंट्रलाइज्ड अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी होगी, जहां पे वो जो कैंपेन्स है वो लोकल लैंग्वेजेस में होनी चाहिए। डोर टू डोर आउटरीच पहुंचानी पड़ेगी कि सारे लोगों को पता लगे और वो इस तरीके के कदम उठा सकें कि कुछ बड़ा कर सके। ठीक है, ईज ऑफ एप्लीकेशन बता दिया मैंने कि डिजिटल या ऑफलाइन रूट्स जो भी चूज कर रहे हैं आप, वो सिंप्लीफाइड हो, है ना, ईज ऑफ प्रोसीजर्स हो, कोई कोलेटरल नहीं लिया, मिनिमल पेपर वर्क करना था, तो इससे वाइडर आउटरीच आती है। ठीक है, फिर इकोसिस्टम सपोर्ट चाहिए कि बियॉन्ड क्रेडिट आप उनको स्किल्स वगैरह भी सिखा रहे हैं, डिजिटल टूल्स का यूज करना सिखा रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है ना। कैपेसिटी बिल्डिंग आपको करनी है एज अ सिविल सर्वेंट, एज अ डीएम, ये सारी चीजें आपको सीखनी चाहिए इस तरीके की स्कीम से। ये आपके लिए केस स्टडी की तरह काम करेगा। इस तरीके की जो भी स्कीम्स आती है, मैं चाहूंगी कि आप उन सब से कुछ ना कुछ लेसन लीजिए। ठीक है, कि किस तरीके से एस्पिरेशनल गवर्नेंस आपको करना है। ठीक है, इसमें अपना किस तरीके से सपोर्ट या योगदान देना है आपको। डिसेंट्रलाइज्ड एम्पावरमेंट वर्क्स हैं, फीडबैक लूप मैटर करता है कि आप फीडबैक कलेक्शन भी करिए कि लोगों को किस तरीके से फायदा पहुंचा रही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।